नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का जो जन्म हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में 1927 ईस्वी में हुआ था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के आधार पर तार्किक चिंतन के 3 चरण निर्धारित किए हैं। प्रत्येक चरण उपचरणों में विभक्त होता है। तो पहला है पूर्व परंपरागत या पाक रूढ़िगत नैतिक स्तर। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक नैतिक तर्कना, आचरण, व्यवहार आदि दूसरों के मानक भौतिक परिणाम एवं दंड तथा पुरस्कार से निर्धारित होते हैं। इसके निम्नांकित उपचरण होते हैं। तो देखिए, उपचरण ए हो जाएगा आत्मकेंद्रित निर्णय। तो आत्मकेंद्रित निर्णय जो होता है इसकी आयु सीमा होती है 4 से 6 वर्ष। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक उसी वस्तु या व्यक्ति को अच्छा मानता है जो उन्हें लाभ पहुंचाता है, जो बच्चों को पसंद हो। इस स्तर पर नियमों अथवा दायित्वों पर विचार नहीं किया जाता है। अपने पसंद नापसंद के कार्यों को बालक करता जाता है। बी है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसकी आयु सीमा 7 से 10 वर्ष होता है। इस स्तर पर बालक सही गलत अथवा अच्छे बुरे का निर्धारण अपनों से बड़े द्वारा मिले दंड के आधार पर करता है। इस अवस्था में बालक अपने माता पिता एवं शक्तिशाली लोगों का आदर करता है। देखिए, सी हो गया साधनात्मक यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता। इस अवस्था में बालक जो है पुरस्कार से प्रभावित होता है। बालक क्या करता है? पुरस्कार से प्रभावित होता है, यानी कि पुरस्कार पाने की प्रबल भावना बच्चे में आ जाती है। बालक में पुरस्कार पाने की प्रबल भावना होती है और उसका नैतिक विकास पुरस्कार से प्रभावित होता है। अब आइए पढ़ते हैं परंपरागत रूढ़िगत स्तर। ये इसकी आयु सीमा होती है 10 से 13 वर्ष। इस स्तर पर जो बालक होता है अच्छे बुरे सही गलत का निर्णय समाज, माता पिता तथा बड़ों के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर करता है। बालक परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र आदि के अपेक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। इसके निम्नांकित उपचरण हैं। अब उपचरण पढ़ते हैं इसके। परस्पर एकरूप अभिमुखता। इस स्तर पर बालक वैसा कार्य करना चाहता है जो दूसरे को अच्छा लगे। हाँ, बालक वैसा कार्य करता है इस स्तर पर कि जो दूसरों को अच्छा लगे, जो दूसरों को पसंद हो। इसमें परस्पर सहयोग की भावना प्रबल होता है। मतलब एक दूसरे को जो सहयोग होता है उसकी भावना जो होती है प्रबल होती है बच्चे में। किसमें? परस्पर एकरूप अभिमुखता में। अब इसको बी पढ़ते हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बालक स्वयं को सामाजिक प्राणी मानने लगता है। समाज द्वारा स्वीकृत एवं मानकीकृत नियमों का पालन करने लगता है। अब आइए पढ़ते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। जानते हैं इसको। तो नैतिक विकास का ये सर्वोच्च स्तर माना जाता है। इस स्तर पर बालक समाज के परंपरागत नियमों, सिद्धांतों, मूल्यों से भिन्न स्वनिर्धारित सिद्धांत का अनुसरण करता है। मतलब अपना स्वयं से वो निर्धारित करता है बच्चा कि नियम बनाने लगता है अपने से और उसका अनुसरण करता है एवं उसका पालन करता है। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता। आइए इसको पढ़ते हैं। इस स्तर पर बालक में उन नैतिक विचारों का विकास होता है जिन्हें सामाजिक सहमति प्राप्त है, सामाजिक उपयोगिता है। बी पढ़ते हैं सार्वभौमिक नीतिपरक अभिमुख सिद्धांत। इस स्तर पर बालक अच्छे बुरे का निर्णय स्व आधारित सिद्धांतों के आधार पर करता है।
जो तर्क की व्यापक एकरूपता, सामाजिक, सार्वभौमिक तथा अमूर्त सिद्धांतों द्वारा स्वीकृत होता है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्वास्थ्य, पारिवारिक वातावरण, समूह का प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, उम्र, बुद्धि, अभिप्रेरणात्मक व्यवहार, यौन अंतर इत्यादि। तो देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य जो है नैतिक विकास को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो पढ़ कैसे पाएगा या उसके नैतिक विकास कैसे हो पाएगी। जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वो अपनी विकास कर सकता है, या नियम बनाए या जो भी बनाए। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना कोई नियम निर्धारित कर पाएगा, ना वो समाज के अनुसार चल पाएगा, ना वो सार्वभौमिक हो पाएगा, ना अमूर्त सिद्धांतों द्वारा स्वीकृत हो पाएगा कोई चीज। अब दूसरा है पारिवारिक वातावरण। देखते हैं घर का जो वातावरण होता है, परिवार का जो वातावरण होता है, वो बच्चे को नैतिक विकास में बहुत प्रभाव डालता है। आपने देखा होगा कि जिन घरों में माता पिता में कलह की स्थिति पैदा होती है, वो बच्चा रोगग्रस्त यानी तनावग्रस्त हो जाता है। तो इसलिए पारिवारिक वातावरण भी बहुत जरूरी है। समूह का प्रभाव, समूह का जो प्रभाव है बच्चे पे बहुत पड़ता है। बच्चा जब समूह में खेलता है तो एक दूसरे के परस्पर सहयोग की उसकी भावना जागृत होती है बच्चे में, तथा उसकी खेल के कारण, जो समूह में वो खेलता है उसके कारण उसकी मांसपेशियां जो होती है, हड्डियां जो होती है, वो मजबूत होती है और परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है बच्चे में। और बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, जैसे किसी चीज़ को शेयर करना सीखता है अपने दोस्तों के साथ, और खेल खेल में ही वो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। इसलिए समूह का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, यानी नैतिक विकास में समूह का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। धार्मिक प्रभाव, आपने देखा होगा कि बच्चे में नैतिक विकास के लिए धर्म का भी प्रभाव बहुत ही सराहनीय रहा है। धर्म का जो प्रभाव रहा है, क्योंकि बच्चा जिस भी धर्म का है वो जो है उसी धर्म के अनुसरण करने लगता है, उस धार्मिक किताबों को पढ़ता है, धर्म के अनुसार चलने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है अपने धर्म को। इसलिए धर्म का भी प्रभाव नैतिक विकास में बहुत ज़्यादा पड़ता है। उम्र का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो होता है एक उम्र तक ही अपना मतलब काम कर पाता है, क्योंकि एक आयु सीमा जो है निर्धारित की गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिस उम्र में बांटा गया है। जैसे सिलेबस ही है, मान के चलिए कि आपका उम्र 6 साल का है, तो आप 1 क्लास में ही पढ़ सकते हैं, ना कि आप 12 के बुक निकाल के पढ़ेंगे। या बच्चा, कोई भी बच्चा हो, अगर वो 6 साल के आयु का है तो अपने आयु के अनुसार ही काम करता है। तो इसलिए उम्र का भी प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आया बुद्धि। तो बुद्धि जो होता है, बुद्धि का भी निर्धारण किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि निकाला जाता है, तो उसके अनुसार ही बच्चा अपना काम करता है। अपने बुद्धि के अनुसार ही बच्चा किसी चीज़ को सीखता है, किसी चीज़ को समझता है तथा समाज में उसको उतारता है। इसलिए बच्चे के नैतिक विकास के लिए बुद्धि भी बहुत जरूरी है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार, जैसे आप अपने बच्चे को अगर अभिप्रेरणा नहीं देंगे, एक तो होता है स्वयं से अभिप्रेरित होता है वो, और एक आपसे अभिप्रेरित होता है। जैसे आप उसको पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि बच्चा आप पढ़ोगे तो ये बनोगे, आईएएस बनोगे या डॉक्टर बनोगे। तो बच्चा में क्या होता है, जुनून होता है, वो पढ़ना स्टार्ट करता है। अपनी बातें उसको बतानी चाहिए बच्चे को, उसको अभिप्रेरणा देना चाहिए, ताकि वो बच्चा आगे बढ़ सके तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके। तो इसलिए अभिप्रेरणात्मक व्यवहार भी नैतिक विकास को प्रभावित करता है। यौन अंतर इत्यादि जो होता है, ये भी बच्चे के नैतिक विकास को प्रभावित करता है। अब पढ़िए कोहलबर्ग के
कोहल वर्ग के नैतिक विकास, चारित्रिक विकास के शैक्षिक भूमिका। इस शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो शिक्षा में इसकी जो भूमिका है इसको देखते हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो जो कोहल वर्ग के ये नैतिक विकास, चारित्रिक भूमिका जो होता है, जैसे देखिए मूल प्रवृत्ति और संवेगों के उचित प्रशिक्षण में इसकी भूमिका होती है। इच्छा या संकल्प शक्ति के विकास में, अच्छी आदतों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। पुरस्कार और दंड के समुचित प्रयोग में, धार्मिक नैतिक शिक्षा प्रदान करने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। बालक में परिवार, विद्यालय एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के विकास में भी इसका भूमिका होता है। तो ये पढ़ा हमने शैक्षिक भूमिका, नैतिक विकास का, चारित्रिक विकास का शैक्षिक भूमिका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे बस हमको यही उम्मीद है कि आप हमारे जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, आप लोग रिजल्ट लेके आएँ। यही सबसे बड़ा मेरे लिए एक फीडबैक होगा। और आप लोग से मैं आशा यही करूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट करेंगे और रिजल्ट लेके ज़रूर आएंगे, तब मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।